गुड इवनिंग। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा समय कम है और चलिए देख लेते हैं। अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ रहे थे, एनपीओ को पढ़ रहे थे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ रहे थे, उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए देखेंगे। उसके बाद आगे का जब पोर्शन है इनकम एक्सपेंडिचर्स और बैलेंस शीट उस पर भी चर्चा करेंगे। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। तो आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, उम्मीद है कि ऑडियो आपको क्लियर है। हाँ, सब चीज़ ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। डीके कुमार जी, ओके। तो सिंपल स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक सेकेंड। चलिए, रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट में आपको पता था कि दोनों जो नेचर्स है वो एक साथ यूज होता है, मतलब कैपिटल नेचर्स का हो या रिवेन्यू नेचर्स का, दोनों को हम लोग क्या करते थे, यूज करते थे। और करंट ईयर्स का होना चाहिए था या लास्ट ईयर का हो, उससे कोई मतलब नहीं था। उसमें सारे को हम लोग क्या कर लेते थे, एक्सेप्ट कर लेते, मतलब उसका एंट्री हम लोग करते थे। और आपको पता है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता में डुअल एंट्री को फॉलो नहीं करते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे आज वो आपको पढ़ेंगे इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट पढ़ेंगे। और इनकम एक्सपेंडिचर्स में आपको ये ध्यान में रखना है, मेन पॉइंट है जो ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें रिवेन्यू टाइप का यानी आयगत जो प्राप्तियां होंगी उसी को हम लोग यूज करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब आयगत हो गया उसी को इनकम एक्सपेंडिचर्स में हम लोग लिखेंगे। और कल का जो पोर्शन हमने रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट किया था उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर्स पे आएंगे। जिससे और नॉर्मली तो कुछ है नहीं, जैसे आपका स्क्रीन पे अब दिखाई देगा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसमें क्या करना था, रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट था, इधर प्राप्ति लिखते थे डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में भुगतान को लिखते थे। मतलब जो भी पेमेंट किए वो कैपिटल नेचर्स का हो या रिवेन्यू नेचर्स का हो, दोनों को लिख देते थे। मतलब हमें कैश आया गया तब लिख देते हैं। अब ध्यान रखना है कि एक्रूड रहे या आउटस्टैंडिंग रहे तो इन सभी चीजों को हम लोग इसमें नहीं लिखते हैं। ये आपको खाली ध्यान रखना, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो क्वेश्चंस आज एक कर लेते हैं। जैसे आपके सामने रोकड़ बही का सारांश है यानी समरी ऑफ कैश बुक दिया हुआ है, जिसमें वो और ध्यान में रखेगा जब रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट बनाएगा तो ओपनिंग कैश एंड बैंक से स्टार्ट होता है, क्लोजिंग वहीं से होता है। तो ये आपको नोटिस करके रखना है। और आपके पास कुछ डिटेल दिए हुए हैं कि चंदा मिला था कैश के रूप में, दान मिला है, प्रवेश शुल्क मिला, आजीवन सदस्य शुल्क, सब छपाई, और आपको बीमा, मजदूरी, सरकार ने प्रतिभूति परचेज किया। तो रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे वो थोड़ा सा देखते हैं। है कुछ नहीं, नॉर्मली 2 मिनट में ये आपका बन जाएगा। सिंपल, अपने पास तो फॉर्मेट आपको पता ही है कि इसमें तो फॉलो करना है नहीं कि ये अपना फॉर्मेट हो जाता है। यहाँ पे अमाउंट राशि लिखते हैं, यहाँ पे अमाउंट, और यहाँ पे प्राप्ति, और यहाँ पे भुगतान, या पार्टिकुलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विवरण भी लिख सकते हैं जो भी हिंदी में हो या इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस से। क्या है, कैश इन हैंड आपको दिया हुआ है, हाथ में कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपया, 20,000 से है ना, तो 20,000 लिख लेंगे। फिर कैश एट बैंक दिया हुआ है, बैंक में रोकड़ है तो ये प्राप्ति के रूप में यहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि डेबिट बैलेंस है। ये ध्यान रखें, यही चीज आपको लिखा रहता है कि ओवरड्राफ्ट है। क्या है, ओवरड्राफ्ट है, या इसको बोल देता है कि ये क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ ना लिख के हम लोग यहाँ लिखते हैं। ये आपको जानकारी है। विजुअल्स होगा, दिक्कत रहेगा तो बताइएगा और इसको जूम कर लेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट का मैटर है नहीं। आगे देखते हैं, चंदा की बात करें तो चंदा हमें प्राप्त हुआ वो लिख लेना है। सिंपली ध्यान रखना है कि आपको चंदा कुछ इस टाइप से दिया रहेगा। 21-22 का चंदा 30 जा रहा है, 22-23 का जो अकाउंटिंग ईयर है 22-23 का, क्या है जो ये हम लोग बना रहे हैं 22-23 का। ठीक है, और इसमें आपको दिया रहेगा कि 22-23 में इतना प्राप्त किए और 23-24 का एडवांस का जो चंदा आपको है वो हमने सब्सक्रिप्शन के रूप में इतना प्राप्त किया। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ नहीं देखना है कि कौन सा ईयर्स का है, इसमें तो जो भी है सारा हम लोग लिख देंगे। तो चंदा के रूप में यहाँ पे लिखेंगे, टोटल जोड़ के लिख देंगे। यहाँ तो जोड़ के आपको लिखा हुआ था 2,65,000, तीनों को जोड़ लेंगे
तो 50 10 60 और 5 65, 2 65 हो गया। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। गुड इवनिंग देख लेते हैं ना, थोड़ा सा समय कम है ना, वो बाराती में जाना है। ठीक है, स्टेटस तो आप लोग देख ही लिए होंगे, अभी गाड़ी सजा के आ रहे हैं। आगे देखते हैं, भवन के लिए दान की बात करते हैं, डोनेशंस की बात करते हैं कि बिल्डिंग के लिए आपको डोनेशंस मिला, ये भी प्राप्ति है। यहाँ पे तो कुछ नहीं देखना है ना, नेचर तो हमें देखना नहीं कि किस नेचर का ट्रांजेक्शन है, सिर्फ देखना है कि प्राप्ति हो रहा है या भुगतान। तो यहाँ पे दान जो है अपने को प्राप्ति है, दान क्या हो रहा है, प्राप्ति हो रहा है, तो ये 60,000 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 60,000 यहाँ पे लिख दिए। सर पैसा बचा लिए नहीं, हम नहीं सजाए हैं ना, वो सजवाने गए थे जी, हम कैसे सजाएंगे, मालिक के पास गए थे। ठीक है, हमसे कैसे सजाएगा, सब काम हम ही कर लेंगे, बताइए। देखना पड़ता है ना, नहीं तो फिर वो पैसा लगा ज्यादा का काम करता है कम का। ठीक है, यहाँ प्रवेश शुल्क को देखते हैं क्या, तो प्रवेश शुल्क को भी लिख लेंगे। आपको जानकारी है कि प्रवेश शुल्क आपको प्राप्त होता है, एनपीओ के अंतर्गत आपको अमाउंट प्राप्त होती है, तो प्राप्ति अकाउंट में प्रवेश शुल्क लिख लेंगे। कितना का अमाउंट है, 23,000 का, 23,000 का हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे आजीवन सदस्यता शुल्क, ये भी अपना प्राप्त होगा। शुल्क यहाँ पे लिखना है तो पूरा लिख लेंगे, आजीवन सदस्यता शुल्क, लेकिन कोई माइटर्स नहीं रखता। जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में निकल के आएगा वो दिया रहेगा आपको कि ये कैसे 3 साल का दिया हुआ, आपको पूछ देगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट होगा या प्राप्ति साइड में कितना जाएगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसी भी ईयर का हो अमाउंट रिसीव होगा तो लिखेंगे, या तो साथ में लिख देगा कि आउट स्टैंडिंग, यहाँ पे लिख देगा 23-24 का आउट स्टैंडिंग, या 22-23 का लिख देगा क्या आउट स्टैंडिंग है, क्या 30,000 रुपया। तो अपने को पता है कि जब तक आउट स्टैंडिंग है तो उससे कोई मतलब नहीं, हमें जो रिसीव अमाउंट होगा उसी से लेना देना रहता है। चलिए, वो तो अलग मैटर है, वो आएगा तो देख लीजिएगा ना। सिंपल आपको रिसिप्ट वन पेमेंट अकाउंट की जैसे ही बात आएगा ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ कैश में प्राप्त। सर बैंक का नहीं लिखे, अच्छा बैंक का नहीं लिखे, अच्छा अमाउंट नहीं लिखे, कोई नहीं, 35,000। चलिए, यहां तक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, छपाई एवं लेखा सामग्री, माने स्टेशनरी या प्रिंटिंग की बात यहाँ पे आ रही है, तो प्रिंटिंग वाली लेखा सामग्री है। तो अब सामग्री हम लोग प्रिंटिंग के लिए क्या खरीदेंगे, यानी पेमेंट करेंगे, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये नहीं बजौरी नहीं करना कि ये प्राप्ति है छपाई वाला, आपका जो संस्था वो छपाई का थोड़ा ना इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। तो इसको नॉर्मली हम लोग पेमेंट मानते हैं और इसको छपाई के रूप में लिखते हैं, छपाई करके, और यहाँ पे लिखेंगे 38,750 रुपया। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद मजदूरी एवं वेतन, ये भी आपको पता है कि मजदूरी एवं वेतन क्या है, पेमेंट है वो है 88,000 का। फिर बीमा प्रीमियम है, वो भी आपको पेमेंट करना पड़ता होगा, वो आपको पता है, तो ये 15,000 है। फिर आगे नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, प्रतिभूति को परचेज किया, क्या क्या है कि जो भी प्रतिभूति या सिक्योरिटी प्रीमियम है या सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्ट करेगा, सरकारी जो बॉन्ड निकले थे उसको आपने परचेज किया, मतलब अपने लिए भुगतान हो गया, खर्चे हो गया, तो इधर हम लोग प्रतिभूति करके लिख लेंगे। इसमें तो नेचर्स हम लोग को देखना नहीं है ना कि किस नेचर्स का है, हमको लिखना है नहीं, आंख बांध करके कैश का इफेक्ट इस पे पड़ रहा है वो हम लोग उसका एंट्री कर लेंगे। 2,20,000 का था। अब यहाँ पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक यहाँ पे दिया हुआ 2250 और कैश के रूप में 59,000। ऐसे तो नॉर्मली ये वाली अमाउंट आपको मिस रहता तब अपने से ये कैश निकल जाता, एक ही चीज निकलता, या कैश दिया रहता और ये वाला नहीं दिया रहता। सिंपली यदि ये वाला अमाउंट नहीं दिया रहता तो यहाँ पे हम लोग जब सम करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे कैश एट बैंक आपको नहीं दिया हुआ है तो वो आपको निकल के आ जाएगा। क्लियर है, इसमें कुछ नहीं करना था हम लोग को, सिर्फ इसको जोड़ देना है, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा अपना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 59,000 आ जाता है, सम करने पे वो ये आ जाएगा। क्लियर है, तो कुछ इस टाइप से आपको बनेंगे। जो ध्यान में रखना, आपको यही ध्यान में रखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट से क्वेश्चन आएगा तो कोई किसी भी टाइप का नेचर्स का वो ट्रांजेक्शन हो अपने को रिकॉर्ड करना, वो कैश में होना चाहिए, चाहे किसी भी ईयर का हो। क्लियर है, कैश में आपको मैंने इस साल अभी प्राप्त हो रहा होगा उसको लिख देना है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सारा पोर्शन अपने को खत्म हो गया।
क्वेश्चंस भी हमने कर लिया, और इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो वो बताएगा। जो मेन कंसेप्ट है वो अपने को यही है कि कैश में यदि आपको प्राप्त हो रहा है रिसिप्ट वन पेमेंट अकाउंट में, तो अपने को लिख देना है, चाहे किसी साल का हो, कोई उससे इशू नहीं होता है। चलिए, तो आगे अब हम लोग देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में। नॉर्मली देखेंगे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। जस्ट इसका जस्ट उल्टा हो जाता है इनकम एक्सपेंडिचर का। क्या है, नाम तो है इनकम, देखिए पहले था रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे रिसिप्ट लिखते थे, यहाँ पे पेमेंट इस साइड में लिखते थे, ठीक है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर का जब अकाउंट बनाते हैं तो एक्सपेंडिचर इधर आएगा, डेबिट साइड में उल्टा होगा, जैसे नाम लिखा है इनकम, लेकिन इनकम इस साइड में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट रहेगा, यहाँ पे अमाउंट, यही अपना फॉर्मेट इसका हो गया। जो टी शेप का अकाउंट होता है तो हमें पता ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, यही इसमें डिफरेंस है। और ये तो अपना स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस देखा। इसके बाद आगे जो देखना है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में जो आयगत प्राप्तियां हो गई या रिवेन्यू टाइप्स का, यानी जो आपका बिजनेस है आयगत, आयगत क्या है, आयगत जो प्राप्तियां हैं, रिवेन्यू जो नेचर्स का होगा उन्हीं को लिखना है। इसमें कैपिटल नेचर का होगा उसको हम लोग को क्या करना है, नहीं लिखना है। कैपिटल नेचर्स के होंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर्स में हम लोग को रिटर्न डाउन नहीं करना होता, ये आपको ध्यान में रखना। बाकी क्लियर हो गया। एक रूरल बेसिस पे चलता है, इसमें आउटस्टैंडिंग हो वो सब हम लोग लिख लेंगे, करेंट ईयर का होगा वो हम लोग इसमें लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे करेंट ईयर के ट्रांजेक्शन्स को हम लोग इसमें लिखते हैं, जबकि रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट में क्या था कि कोई साल का हो, 10 साल पीछे का हो, 10 साल आगे का हो, सबको हम लोग को एंट्री कर लेना था। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर्स में अपने को यही फीचर्स है कि रिवेन्यू टाइप का जो भी ट्रांजेक्शन होगा उन्हीं को एंट्री करेंगे, कैपिटल नेचर को हम लोग एंट्री नहीं करते हैं। चलिए, और करंट ईयर को ही हम लोग लिखते हैं, आगे पीछे वाले को हम लोग को डिडक्ट कर लेना है। तो आते हैं नॉर्मल, इतना ही कंसेप्ट इसका है। बाकी हम लोग स्क्रीन पे आते हैं, वो और भी डिटेल हम लोग देख लेते हैं। आईबीआई खाता के बारे में आपको दिया हुआ है कि आईबीआई खाता है, जिस तरह से आप इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे एज इट इज उसी की तरह से बनता है इसमें, ठीक है। सेम जो प्रोसेस उसका फॉलो होता है सेम, उसमें भी हम लोग रिवेन्यू नेचर्स को ही लिखते थे, इसमें भी लिखते हैं। वही है कि आईबीआई खाता जो आपका है लाभ हानि खाते के समान ही होता है। आप व्यापारिक संस्थाएं आईबीआई खाता यानी इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट तथा तुलन पट यानी बैलेंस शीट रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट की सहायता से तैयार करता है। क्या करता है, अब व्यापारिक खाता आय व्यय खाते तथा तुलन पर जो है वो किसकी सहायता से प्राप्त करेगा, रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट से। यानी इनकम एक्सपेंडिचर्स बनाना है तो आपके पास रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट होगा, उसकी मदद से हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि उसमें दोनों नेचर्स का ट्रांजेक्शंस लिखा हुआ है। और कैपिटल नेचर रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि दोनों नेचर का रिवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर का है, ठीक है। तो इसमें सारा हम लोग लिख लेते हैं, करेंट ईयर का हो या लास्ट ईयर को, सबका एंट्री इसमें होता है। तो जनरली वही है कि सारी एंट्री को हम लोग इसमें किसकी सहायता से लिख लेंगे, बना लेंगे, वो अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से बनाते हैं। ये अपना बेस है, कभी क्वेश्चन पूछ दे तो ध्यान रखिएगा। बैलेंस शीट भी इसकी सहायता से बना लेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर्स और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। तो आगे देखते हैं। इससे आशा यह नहीं है कि वह तलपट तैयार नहीं करेगा, ठीक है। एनपीओ में तलपट भी अपना तैयार कर लेना है, तलपट तैयार नहीं करेगा। लेखा भाइयों की शुद्धता की जांच के लिए तलपट को भी तैयार करना होता है। नॉर्मली जो हम लोग पढ़ना है वो एनपीओ में इनकम एक्सपेंडिचर्स और रिसिप्ट पेमेंट एवं बैलेंस शीट को, लेकिन ये भी कहना गलत है कि वो ट्रायल बैलेंस नहीं तैयार कर सकता। उसको अब लगेगा जांच करने के लिए तो वो ट्रायल बैलेंस तैयार कर सकते हैं, जो कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते के साथ साथ ही आय व्यय खाते और तुलन पर तैयार करने में सहायक होगा। नॉर्मली उनको एनपीओ जो संस्थाएं हैं वो ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, लेकिन जो हम लोग को पढ़ना है वो इनकम एक्सपेंडिचर्स, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस, सॉरी रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट। ट्रायल बैलेंस आईजीटी जो सेम है वही प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे अब हम लोग चलते हैं। तो नॉर्मली इसमें देखा कि इनकम एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है जस्ट लाइक आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है, और इनकम एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेस पे ही हम लोग बना लेते हैं और आगे देखते हैं उसके बाद। और ये पूछ दे कि क्या एनपीओ जो संस्थाएं हैं वो ट्रायल बैलेंस बना सकती है या नहीं, तो बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आईबीआई खाते की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि यह एक लेखा वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का सारांश होता है। क्या होता है, ये समरी आपका है। इनकम एक्सपेंडिचर्स क्या है, एक लेखा वर्ष का, इसलिए हमने स्टार्टिंग में आपको बता रखा था कि इस ईयर का जो भी
ट्रांजेक्शन होगा उसी को हम लोग करेंगे। वो या तो आउटस्टैंडिंग रह जाए, मतलब 23 का हम लोग बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर, तो 23 का सारा हम लोग लिख लेंगे, या तो वो बाकी रह जाए या मिल जाए, कोई दिक्कत है, सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। तो एक वर्ष का लेखा होता है, यानी एक ईयर का आपको समरी आपको शो करता है। यह एक व्यापारिक संस्था द्वारा उपार्जन आधार पे तैयार किए गए लाभ हानि खाते की ही तरह होता है, मतलब एक्रूअल बेसिस पे। जबकि रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट जो कल हमने पढ़ा था वो कैश बेसिस पे था, यानी कैश आएगा तभी उसका इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे एक्रूअल बेसिस पे बकाया रह जाए तो लिख देना है, नहीं बकाया है तो भी लिख देना है, मिल गया पेमेंट उसको भी लिखना है। ठीक है, तो ये अपना एक्रूअल बेसिस पे ट्रांजेक्शन इसकी होती है, इसका एंट्री हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं। फिर देखते हैं इस खाते में केवल आयगत प्राप्ति की मदों को शामिल किया जाता है। क्या है? जो आयगत प्राप्ति आपको जो रिवेन्यू टाइप का मेन जो बिजनेस है उससे जो इनकम होगी उसी को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। सिंपल। आगे देखेंगे, जब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं, जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, 2-3 क्लास पीछे पढ़े थे व्यापारिक संस्थाओं के लिए, तो उसमें एक्सपेंसेज और इनकम के बीच में जो अंतर आता था, मतलब इनकम ज्यादा होने पे प्रॉफिट होता था, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। यदि इनकम आपको ज्यादा हो रखा है तो उसको हम लोग अधिक क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखिएगा। दे देगा ऑप्शंस में प्रॉफिट इनकम और एक्सपेंडिचर्स में ग्रेटर देन इनकम है, तो आपको अधिक क्या हो जाएगा, मतलब इनकम जो है वो मोर देन एक्सपेंडिचर्स। क्या है? एक्सपेंडिचर। तो इसमें ध्यान रखना, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, सरप्लस। क्या निकल गया? सरप्लस अपने को निकल के आएगा, मतलब अधिक क्या हिंदी में कहते हैं। और वही इसका जस्ट उल्टा, यदि इनकम है, इनकम कम हो गया और एक्सपेंडिचर्स का अमाउंट ज्यादा है, तो इसमें जो निकल के आएगा डिफिसिट निकल के आएगा। क्या है? डिफिसिट अपने निकल के, यानी उसको कमी कहते हैं, ना कि लाभ या हानि कहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया होगा? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। चलिए आगे चलें। चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे आय तथा व्यय खाते के उद्देश्य एक व्यापारिक संस्था के लिए लाभ हानि खाते की तरह होती है। जो उद्देश्य है वो नॉर्मल चीजें है ना, कि इनकम एक्सपेंडिचर्स भी बनाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, जो व्यापारिक खाते का था लाभ हानि खाते की तरह ही होता है नॉर्मली। अपना चेक करना हम लोग चाहते हैं कि कितने को हम लोग को ट्रांजेक्शन में बेनिफिट हो रहा है या ज्यादा एक्सपेंसेज हो रही है, वो हम लोग देखते हैं। क्लियर है संध्या जी? आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि चालू अवधि से संबंधित सभी, ध्यान रखिएगा, यानी करंट ईयर से जो जिस ईयर का अकाउंटिंग ईयर आपका है उसी ईयर का चालू ईयर से संबंधित सभी आयगत मध्यों को इस खाते में दर्शाते हैं। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कौन जो हम लोग बनाएंगे उसमें आपको स्टार्टिंग से ही हमने बता रखा है कि जो नोटिस करने वाली बात है, जो करंट ईयर्स के जो होंगे उसी के ट्रांजेक्शन को हम लोग एंट्री करते हैं, वो भी रिवेन्यू टाइप का इनकम होगा, यानी आयगत इनकम होगा, यानी मेन बिजनेस से अपने को इनकम होना चाहिए। ये नहीं कि फर्नीचर सेल कर दिए, फिक्स एसेट सेल कर दिए, उसकी एंट्री नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। और सिंपल ये भी ध्यान में रखना, कल जो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बने थे तो डिप्रिसिएशन को उसमें एंट्री नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे करेंगे, मतलब एक रूरल बेसिस पे है तो सारा एंट्री करना है। वहीं दोनों का डिफरेंस ध्यान में रखना है। ऐसे नॉर्मली ये भी ध्यान रख लेते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं, जो कल हमने पढ़ा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसमें आपको कैपिटल नेचर रिवेन्यू नेचर सारा को एंट्री कर लेते हैं। मतलब सिंपल ये ध्यान रखना, कैश आएगा तो हम लोग एंट्री कर लेना है बस, किसी साल का हो। चलिए आगे देखते हैं। सभी व्यय तथा हानियों को व्यय पक्ष में तथा सभी आय तथा लाभ को आय पक्ष में दर्शाया जाता है। मतलब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अकाउंट हम लोग बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अकाउंट, तो इधर पे एक्सपेंडिचर्स है और इधर इनकम है। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या दिखाते हैं,
जितनी भी आपको एक्सपेंसेज है, व्यय है, वो हम लोग लिखेंगे। जो भी इनकम उनकम होगा इधर लाभ वाली पार्ट, वो हम लोग आय के साइड में दिखाते हैं। मतलब इनकम एक्सपेंस, क्रेडिट साइड में इनकम। ऐसे भी आपको पता है कि ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस आर डेबिट, ठीक है, डेबिट, और ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो यह जो इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट है वो किस टाइप का अकाउंट है, कमेंट करके बताइएगा। नेचर्स ऑफ अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर्स को क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या आपको चलिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। प्रवीण जी का कमेंट आया है, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताएंगे। रिंकी कुमारी, नॉमिनल अकाउंट। चलिए कि पर्सनल अकाउंट में भी आ जाएगा, नहीं सबका ठीक है, नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस लिख रहा है, और आपको पता है कि ऑल इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो अकाउंट होगा वो भी आपको नॉमिनल अकाउंट होगा। पूजा जी का भी कमेंट आ गया, संध्या कुमारी, रिंकी कुमारी, सुरभि जी का नॉमिनल अकाउंट। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं एनए लिख सकते थे, नॉमिनल अकाउंट। उतना ज्यादा टाइप भी करने की जरूरत नहीं है, एक ही वर्ड से काम चल जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे जब अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर बचेगा। यदि एक्सपेंस डेबिट बैलेंस बचेगा तो डिफिसिट हो जाएगा। क्या, यदि एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग डिफिसिट कहते हैं। यदि इनकम यानी क्रेडिट, तो ध्यान में ये रखना है कि क्रेडिट बैलेंस यदि आपको बोल दे कि इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब समझना सरप्लस है, क्योंकि इनकम साइड ज्यादा हो रहा है। ये नहीं कि आंख बंद करके देखें क्रेडिट है तो आपको लॉसेज कर लेना, नहीं है, डिफिसिट नहीं करना। क्रेडिट साइड में इनकम एक्सपेंडिचर्स में लिखते क्या है, इनकम को। यदि इनकम ज्यादा हो रहा है, इनकम का बैलेंस बचा हुआ, मतलब आपको इनकम ही हो रहा है। चलिए तो उसको हम लोग इनकम होता है उसको कहते हैं सरप्लस कहते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ निवल प्रचलन परिणाम सरप्लस के रूप में होता है। मतलब सिंपल समझेंगे यहाँ पे कि आय का व्यय पे अधिक, क्या जो आय है उस पे क्या है, व्यय पे अधिक, क्या है कि व्यय पे अधिक क्या हो गया, माने व्यय से अधिक है आय, तो उसको हम लोग सरप्लस कहते हैं। तथा डिफिसिट यानी कमी किसको कहते हैं, व्यय पे आय का, व्यय पर आय का अधिक। यहाँ पे लिखा गया ना व्यय का आय पे, क्या है यहाँ पे होता है आय पर, ठीक है। व्यय का आय पे मतलब क्या है कि आय कम है और व्यय ज्यादा है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिफिसिट कहते हैं, ठीक है। ये अपना करेक्शंस कर लीजिएगा। व्यय पे आय का अधिक, अपडेट करेंगे इसको तो हम इसको सुधार देंगे, उसके बाद अपडेट करेंगे आप लोग को, ठीक है। चलिए ये दर्शाया जाता है जो तुलन पत्र में, अब जो भी अपना सरप्लस या डिफिसिट अमाउंट आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं, कहाँ पे ले जाएंगे, बैलेंस शीट में ले जाएंगे, और उसको हम लोग कैपिटल फंड में करेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि एनपीओ के लिए कैपिटल नहीं होता है, कैपिटल फंड होते हैं, वहां पे हम लोग हस्तांतरण कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग यानी बकाया या अग्रिम से संबंधित अतिरिक्त सूचना ह्रास आदि की सहायता से उपार्जन क्षमता के आधार पे तैयार किया जाता है। यानी आउटस्टैंडिंग हो या एडवांस आपका अमाउंट रिसीव्ड है, या तो अतिरिक्त कोई सूचनाएं हैं या ह्रास डिप्रिसिएशन है, वो क्या एक्रूअल बेसिस पे, मतलब मिले या ना मिले इस साल का होना चाहिए, तो उसकी हम लोग एंट्री कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए अनेक मध्य जो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दर्शाए जाते हैं को समायोजन करना आवश्यक होता है। मतलब बोला यह गया कि रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट में आपको लिखा हुआ तो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर्स में लाएंगे तो वो उसमें क्या है एडजस्टमेंट करके लाना पड़ेगा, क्योंकि रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट में आज वाला, कल वाला, 2 साल पीछे वाला, 5 साल पीछे वाला, सब वाला लिखा हुआ था ना, इसलिए उसको एडजस्टमेंट करेंगे। क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में करंट वाला लिखना है तो वो अपने को दिमाग लगा लेना है। अब यहाँ पे देखते हैं आरंभिक तथा अंतिम शेष रोकड़ और बैंक के रूप में को यह आय नहीं है। यहाँ पे देखेंगे सिंपल था कि लिखना था, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसकी स्टार्टिंग ना तो ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक से होता है, ना ही क्लोजिंग होता है, बस इतना ही था। चलिए आगे देख लेते हैं। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को यहाँ पे हम लोग शो नहीं करते हैं या नहीं लिखते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां एवं भुगतान को अलग करें
क्योंकि इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया जाएगा। नॉर्मली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर रही थी कि यदि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से इनकम एक्सपेंडिचर को लिखते हैं तो हमें स्टार्टिंग से ही पता है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो आपका रिवेन्यू टाइप का है, यानी इनकम एक्सपेंडिचर्स में रिवेन्यू और कैपिटल दोनों था, तो खाली हम लोग को रिवेन्यू को लेके आना है, उठा के कैपिटल को वहीं पे छोड़ देना और वो कैपिटल वाली पार्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और आगे देखते हैं कि जैसा कि हमने अपने को बता रखा है कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कोई गत वर्ष का हो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यदि लास्ट ईयर का दिया हुआ है या नेक्स्ट ईयर का दिया हुआ तो उसको हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं तथा चालू वर्ष में अपर्याप्त राशि को सम्मिलित किया जाता है। आगमन व्यय को यहाँ पे देखेंगे, आगम जो व्यय है रिवेन्यू एक्सपेंसेस को आय व्यय खाते के कहाँ पे आय पक्ष में लिखते हैं। आगम व्ययों को आय व्यय खाते के आय पक्ष में, यहाँ पे भी मिस्टेक है, व्यय पक्ष में होगा ना। आगम व्यय को मतलब जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है आय व्यय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के व्यय पक्ष में लिखते हैं, ये भी सुधारना पड़ेगा। आगामी प्राप्तियां से तथा अभी तक ना प्राप्त हुआ हो से संबंधित दी गई सूचना को हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब घटा के लिखेंगे ना, क्योंकि टोटल अमाउंट अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होगा। निम्न माध्यमों पे ध्यान देना है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं दर्शाया गया। अभी तो हम लोग देख रहे थे कि रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट में जो दिया हुआ था उसको हम लोग देख के यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे कि क्या क्या एडजस्टमेंट करना है। अब रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट में दिया ही नहीं है, जो पॉइंट आपको डिप्रिसिएशन है, प्रोविजन है या कुछ एक्रूअल आउटस्टैंडिंग है, तो उन सभी चीजों को देख के हम लोग इसमें एंट्री करना होता है। चलिए यहाँ तक तो आसान हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ज्यादा लगता है बता दिए ना, एक ही चीज को लगता है ज्यादा बार बोल रहे हैं। नॉर्मल कुछ नहीं था, सिंपल जितना देर पढ़े हैं उसमें क्या करना था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं तो क्या क्या लिखते हैं वो देखिए, जितना हमने इतना बताया उसमें से थोड़ा सा राइटिंग के लिए तो ज्यादा हो गया, देख लीजिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है तो इसमें हम लोग लिखते कौन सा, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर फिर करेंट ईयर, ठीक है। और क्या लिखते हैं, कैपिटल नेचर प्लस रिवेन्यू नेचर, ये हम लोग लिखते हैं। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बनाएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, जो आपको ध्यान में रख लेना है, इसमें लिखेंगे करेंट ईयर, खाली क्या है जो करेंट ईयर का होगा वही करेंट ईयर का लिखेंगे और रिवेन्यू नेचर्स का लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें ये भी लिख लेंगे कि एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, मतलब जो आपको एक्रूअल बेसिस पे है, जो एक्रू हो चुका है इस साल का उसको लिख लेंगे, आपको प्राप्त हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। करेंट ईयर का ऑल ट्रांजेक्शन्स को हम लोग लिखेंगे और रिवेन्यू नेचर्स को लिखेंगे, कहानी खत्म। इतना ही है जो हम लोग घुमा फिरा के आपको पढ़ाए हैं, वो सब इतना में ही सिमट जाता है। चलिए सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्लियर है, तब आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्लियर है, तो फॉर्मेट देख लेते हैं। नॉर्मली फॉर्मेट में तो कोई जान रहता नहीं है ना, लेकिन फॉर्मेट होना चाहिए जिससे आपको पता चले। इधर आपको फॉर्मेट है, इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर ऑफ द एंडिंग 31 मार्च 2024 बनेगा या आने वाले समय में, या 23 बनेगा, ठीक है, पिछले साल का बनेगा। तो एक्सपेंडिचर्स इधर है, इधर इनकम है, अमाउंट और अमाउंट, इधर क्रेडिट साइड और इधर डेबिट साइड, ये तो अपना नॉर्मल है। क्लियर है? नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं दिख रहा वो हमें पता है, सुन लीजिए ना सन्या जी, सुन लीजिए, ठीक है, दिख रहा होगा ना, काम चलाइए सुन के। चलिए सबसे पहले जो लिखा हुआ है 2 में लिखेंगे ऑल रिवेन्यू पेमेंट, यहाँ पे क्या है, जितना भी पेमेंट है लिखा हुआ है ऑल रिवेन्यू पेमेंट है, ठीक है। करेंट ईयर वेदर पेड और नॉट, ध्यान रखिएगा एक ही बात में सारा आपको यहाँ पे इंक्लूड हो गया। टू ऑल रिवेन्यू पेमेंट करेंट ईयर वेदर पेड और नॉट, पेड किया हो नहीं किया हो उसको हम लोग को लिख देना है, जो रिवेन्यू नेचर्स कराएगा जितना भी पेमेंट हम करेंगे। फिर उसमें क्या इंक्लूड करना है अपने को, डिप्रिसिएशन, बैड डेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कंज्यूमर पार्ट ऑफ मेडिसिन स्टेशनरी, फिर ठीक है, फिर अपने को आ जाएगा, ये तो सरप्लस बैलेंस है वो तो आगे आएगा ना जब बैलेंसिंग निकालेंगे, ठीक है, ये वाली पॉइंट अभी दे देते हैं। फिर इधर देखते हैं इनकम के साथ
ऑल रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, ऑल रिवेन्यू रिसिप्ट, जितनी भी आयगत प्राप्तियां आपकी होगी यानी इनकम वाली जो पार्ट होगा, करेंट ईयर वेदर नॉट रिसीव्ड, सॉरी रिसिप्ट और नॉट, मतलब प्राप्त हो या ना हो, रिवेन्यू नेचर्स का रहेगा, इनकम है तो वो हम लोग इसमें लिख देते हैं। इधर एक्सपेंसेज है, रिवेन्यू नेचर्स का है, उसको हम लोग लिख देंगे प्राप्त हो या ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, क्या है, प्रॉफिट कर लिए फिक्स एसेट्स को सेल करने पे तो वो लिख लेते हैं, या कोई भी फिक्स एसेट ऐसा था इधर लॉस होता है तो वो एक्सपेंसेज में, प्रॉफिट होता है तो इधर। बाकी बैलेंसिंग करेंगे तो जिधर का जो ज्यादा रहेगा, यदि इधर का बैलेंस ज्यादा रहेगा इनकम साइड का तो सरप्लस आएगा, यदि एक्सपेंसेस साइज का ज्यादा होगा तो डिफिसिट आएगा। यही अपने को इनकम एक्सपेंडिचर से अकाउंट है, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताएगा, विजुअल्स नहीं होगा लेकिन आवाज से आप सुन लिए होंगे, पीडीएफ में थोड़ा बहुत दिखाई देता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है? अब थोड़ा सा डिफरेंसेस हम लोग देख लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के डिफरेंसेस देख लेते हैं, ठीक है। अंतर को देख लेते हैं क्या क्या अंतर है। वो ऐसे तो स्टार्टिंग से अंतर ही पढ़ा रहा है ना दोनों में, दोनों को तो साथ में लेके चल रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ा है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, रिटर्न में रहेगा तो आपको आगे आके काम देगा। प्रकृति के देखते हैं यानी नेचर्स के हिसाब से देखते हैं, आय व्यय खाते की बात करते हैं तो यह लाभ व हानि खाते के समान होता है, जबकि रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं तो यह कैशबुक का समरी होता है। दोनों का अंतर हो गया। मध्य की बात करते हैं, नेचर्स ऑफ आइटम्स की बात करेंगे तो इसमें केवल आगम प्रकृति की आय व्यय को अभिलेख होगा, क्या है, रिवेन्यू नेचर्स के इनकम एवं एक्सपेंसेस को लिखेंगे। प्राप्ति की बात करते हैं तो यह आगम और पूंजी की प्राप्ति भुगतान का अभिलेख करें, क्या जो भी रिवेन्यू नेचर्स का होगा, पूंजी की प्राप्ति, यहाँ पे आगम या पूंजी यानी रिवेन्यू नेचर्स और कैपिटल नेचर्स की प्राप्तियों को हम लोग इसमें लिखेंगे। सर क्लास हो एंड याद भी हो गया, सर क्लियर है? अच्छा चलिए याद हो गया, बिल्कुल अच्छी बात है ना। आगे देखते हैं, नहीं, याद तो हो ही जाएगा ना, फिर बाद में भूल जाएगा, ध्यान रखिएगा। रिपीटेड एक दो बार हो जाएगा तो वो याद हो जाता है, ठीक है। केवल चालू अवधि से संबंधित आय और व्यय की मध्य, क्या जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो उसमें करंट ईयर्स के इनकम एवं एक्सपेंसेस को हम लोग लिखते हैं, इसमें किसी आगामी या लास्ट ईयर किसी भी को उसका भी हम लोग लिखते हैं। इधर आपको है कि आय व्यय खाता में डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, व्यय को लिखते हैं या और हानियों को लिखते हैं, ठीक है। और क्रेडिट साइड में अपने क्या लिखते हैं, जो भी इनकम है या अभिलाभ है उसको लिखते हैं। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे कि डेबिट साइड में अपने को प्राप्ति लिखते हैं और क्रेडिट साइड में भुगतान लिखते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाम के हिसाब से प्राप्ति एवं भुगतान खाता में प्राप्ति डेबिट साइड में हो गया और भुगतान क्रेडिट साइड में। इसमें क्या इनकम उल्टा, आपको व्यय हो गया डेबिट साइड में और इनकम हो गया क्रेडिट साइड में, ठीक है। नॉर्मली जो हम लोग लिखते हैं टी शेप में तो क्रेडिट इधर और डेबिट इधर, टी अकाउंट जो अकाउंट का जो फॉर्मेट है टी शेप पे बनता है ना, तो ऐसे रहता है। लेकिन यहाँ पे तो जो है आय को हम लोग लिखते हैं टी शेप में, इधर लिख देते हैं व्यय और इधर लिख देते हैं आय, ठीक है। आगे आ जाते हैं, हरास की बात करते हैं तो इनकम एक्सपेंडिचर्स में हम लोग हरास को लिखेंगे, नॉन करेंट एसेट्स वाली ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं और इसमें हरास को हम लोग शामिल नहीं करते हैं रिसिप्ट वन पेमेंट अकाउंट में। आरंभिक से इसमें स्टार्ट नहीं करता यानी ओपनिंग बैलेंस हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर को नहीं स्टार्ट करते हैं, जबकि कैश वन पेमेंट को हम लोग रिसिप्ट वन पेमेंट को हम लोग क्या करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करते हैं। अंतिम शेष में इसमें क्या है, यदि इनकम साइड अधिक होगा तो अधिक क्या कहलाएगा, सरप्लस करवाएगा कहलाएगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, मतलब व्यय अधिक हो जाता है तो कमी कहलाता है, डिफिसिट करवाता है। इसका जस्ट उल्टा इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंकिंग बैलेंस बचता है। चलिए तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा और उम्मीद करते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट की जो सारी ट्रांजेक्शन क्वेश्चंस आएंगे तो अब आपको बन जाना चाहिए। अब इसमें आपको बच गया क्या, बैलेंस शीट बच गया, क्या बैलेंस शीट बच गया है, बैलेंस शीट आपको कर लेना है, उसके बाद ये भी चैप्टर्स अपने को समाप्त हो जाएगा। फिर थोड़ा सा पॉइंट रह जाएगा ना कि रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, तीनों मिला के आपको करंट
जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का निकालना है वो अपना बनाने के लिए देख लेंगे, उतना पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, और अभी क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं, एक दो ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। आय और व्यय खाते, अच्छा आय, बी ऑप्शन आ गया संध्या कुमारी का। ठीक है, आय और व्यय खाते के निम्न कौन सा सत्य है वो आपको बताना है। तो बी ऑप्शन दिया, इसमें केवल चालू अवधि के लिए राजस्व प्रकृति को शामिल किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन, जूही परवीन जी का, संध्या जी का, सुरभि जी का, प्रीति दास का बी ऑप्शन आ गए हैं, पूजा कुमारी का बी ऑप्शन है। चलिए, तो सब लोग को अच्छे से समझ में आया, सबका राइट आंसर भी आए हैं। तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स लिमिटेड ने एक सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता बैठने की क्षमता बढ़ाने पे 50,000 रुपया खर्च किए, या किस प्रकार के व्यय से संबंधित होगा वो बताना है। कैपिटल होगा, पूंजीगत होगा, आंशिक होगा, अस्थाईगत राजस्व होगा, ये होगा। तो सभी का बी ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल राइट है, पूंजीगत होगा। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए क्लासेज यहीं रखते हैं, जाना है बाराती, फिर कल आएंगे। तो अपने तरफ से छुट्टी नहीं दी है, बाकी जितना संभव हो सकता है हमने किया, बाकी आगे कल से भी कंटिन्यू रहेगा, कल कोई दिक्कत नहीं रहेगा, चलाएंगे, रात में ही चले आएंगे, उम्मीद है। एंजॉय सर, चलिए बिल्कुल। किन्हीं को कोई दिक्कत है, कोई कमेंट है आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। 20 मिनट पहले ही आपको छोड़ना पड़ा, कोई नहीं, कर लेंगे ना, सारा पॉइंट हम लोग कर लेंगे। कल एमसीक्यू होगा, मॉर्निंग में एमसीक्यू कैसे होगा जी? मॉर्निंग में एमसीक्यू कैसे होगा? 1-2 बजे तक अवे करेंगे तो कैसे उठेंगे 6 बजे? डेली नहीं होगा ना, आज किए थे आपका था, अल्टरनेट बेस पे आपका होगा। 6 दिन नहीं हो पाएगा एमसीक्यू, हम लोग को तो पढ़ना ही एंजॉय है। अच्छा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, टेक केयर से, बाय बाय, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सफलता लीजिएगा, गुड बाय।